दिसंबर 1946 के आखिर और जनवरी 1947 की शुरुआत में हवेलियां और आसपास के इलाके में ऐसे हालात हो चुके थे कि हिंदुओं और सिखों का वहां रुके रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। तकरीबन सभी सिख और हिंदू अपने घरों को छोड़कर या तो रेफ्यूजी कैंप्स में चले गए या वो पंजाब की ओर चले गए। कुछ महीनों के बाद कुछ हिंदू और सिख हालात बदलने पर फिर वापस अपने घरों को लौटे। उनको उम्मीद थी कि हालात पूरी तरह से सुधर जाएंगे। मेरे दादाजी भी थोड़ी देर के लिए अपने पुश्तैनी गांव मोहाड़ी में आए थे। वो पहले से ही ज़्यादातर रावलपिंडी में रहते थे, जबकि उनके माँ बाप यानी मेरे परदादा और परदादी और ख़ानदान के दूसरे लोग मोहाड़ी में ही रहते थे। पाकिस्तान में बनी एक यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा कि मोहाड़ी के एक बुज़ुर्ग मेरे परदादा जी का नाम लेकर इशारे से बता रहे थे कि यह ज़मीन उनकी मलकियत थी, मेरे परदादा की मलकियत थी। मेरे परदादा का नाम बूटा सिंह था। वो शाम सिंह के बेटे थे, यानी मेरे परदादा के वालिद, उनका नाम शाम सिंह था। 3 मार्च 1947 के बाद साथ लगते सूबा पंजाब की राजधानी लाहौर में भी हालात बिगड़ने लगे। 4 मार्च 1947 से लाहौर में हिंदू, सिख और मुसलमान भीड़ों के बीच दंगे होने शुरू हो गए। कई लोग कत्ल हुए। 1947 का अगस्त महीना आते आते ये कत्लेआम ईस्ट पंजाब में भी फैल गया। ये वो इलाका है जो आज भारत का हिस्सा है। ईस्ट पंजाब का कत्लेआम मुसलमानों का कत्लेआम था। शहरों के शहर और गांवों के गांव मुसलमानों से खाली कर दिए गए। 1947 में मुसलमानों के सबसे ज़्यादा कत्ल ईस्ट पंजाब में ही हुए थे। उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर में जम्मू के इलाके का नंबर आता है जहां सबसे ज़्यादा मुसलमान कत्ल किए गए। अगस्त 1947 में ईस्ट पंजाब में मुसलमानों के कत्लेआम के बाद जब यहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दिए गए मुसलमान पनाहगीर पाकिस्तान गए, तो इससे वहाँ रहने वाले हिंदुओं और सिखों पर हमलों ने और भी खतरनाक शक्ल अख्तियार कर ली। ईस्ट पंजाब में 1947 में मुसलमानों के कत्लेआम का असर हज़ारा के बाकी बचे हिंदुओं और सिखों पर पड़ना लाजिम था। दिसंबर 1946 और जनवरी 1947 में हज़ारा में हुए कत्लेआम से बच गए कुछ हिंदू और सिख वापस अपने घरों को चले गए थे। इन बदकिस्मत लोगों के कत्लेआम का एक दौर अगस्त 1947 के आखिर में फिर चला, 15 अगस्त के बाद। वहाँ के अखबारों में ईस्ट पंजाब और इंडिया में ही दूसरी जगहों पर हो रहे मुसलमानों के कत्लेआम की खबरें लगातार छप रही थी। इससे हिंदुओं और सिखों के खिलाफ माहौल और ज़्यादा खराब हो गया। मार्च 1947 में सूबा सरहद के कई ज़िलों में फसाद फैल गए। सूबा सरहद की खुदाई खिदमतगार मिनिस्ट्री के वजीर काजी अताउल्लाह खान साहब ने एक बयान में बताया था कि पंजाब से कोई नौजवान सरहद में आया और उसने वहाँ कई भड़काऊ तकरीरें की। उसने लोकल मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकातें की। उसने लोगों को भड़काया कि अगर कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम हिंदुओं के घरों को आग ही लगा दो, उनका सामान लूट लो। इसके बाद मुस्लिम लीग के लोकल कारकुनों ने आगजनी और लूटमार शुरू कर दी। 30 मार्च 1947 को पेशावर के बाबजानी बाजार में 2 दुकानदारों को उस वक्त गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया जब वहां से मुस्लिम लीग का एक जुलूस निकल रहा था। पेशावर छावनी में खालसा स्कूल के पीछे लकड़ी के एक गोदाम को आग लगाने की कोशिश हुई। जिला हज़ारा की कागन वादी में 4 दुकानें जला दी गई। डेरा इस्माइल खान में एक हिंदू को किडनैप कर लिया गया।
अप्रैल का महीना आते आते हजारों लोगों को सूबा सरहद से बाहर निकालकर पंजाब में पहुंचा दिया गया था। 2 अप्रैल को हिंदू सिख मुसाफिरों को कोहाट से रावलपिंडी ले जा रही ट्रेन पर, रेलगाड़ी पर कोहाट से 17 मील दूर गौरजई में एक भीड़ द्वारा हमला किया गया, जिसमें 6 लोग मारे गए और 20 जख्मी हुए। उसी दिन कोहाट में एक हिंदू को छुरा मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। हजारों हिंदू और सिख सूबा सरहद छोड़ छोड़ कर जाने लगे। मार्च के महीने में पेशावर की लगभग 1/4 हिंदू सिख आबादी पेशावर छोड़कर पंजाब में जा चुकी थी। 15 अप्रैल को डेरा इस्माइल खान में मुस्लिम लीग के दफ्तर से एक जुलूस निकला। उसमें शामिल लोगों ने अदालत और डाक खाने में तोड़फोड़ की और शहर के कई घरों और दुकानों को आग लगा दी। 16 अप्रैल को पावरा गांव में 3 लोगों का कत्ल हुआ। 50 से ऊपर दुकानें और घरों को जला दिया गया। 17 अप्रैल को डेरा इस्माइल खान में 10 लोगों को कत्ल कर दिया गया। लगभग 400 दुकानों और घरों को जला दिया गया। अप्रैल महीने तक पेशावर में लगभग 100 हिंदू और सिख कत्ल किए जा चुके थे और इससे कहीं ज्यादा जख्मी हुए थे। 22 अप्रैल को पायोरा गांव से हिंदुओं को बचाकर डेरा इस्माइल खान ले जा रही एक पुलिस पार्टी के साथ हुई मुठभेड़ में, दंगाइयों की मुठभेड़ हुई थी, उसमें 8 लोग मारे गए। कुलाची में कुछ दुकानों और घरों को जला दिया गया। 29 अप्रैल को फिर कुलाची में आगजनी हुई और 2 हिंदू कत्ल कर दिए गए। गोमल में भी 2 हिंदू मार दिए गए और कई घरों को आग लगा दी गई। 6 मई 1947 को खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने एक बयान में सूबा सरहद के उस वक्त के गवर्नर सर उल्फ कैरो पर यह इल्जाम लगाया कि गवर्नर सूबे में खून खराबा कराने में मुस्लिम लीग से मिले हुए थे। खान साहब ने कहा कि गवर्नर अगर चाहते तो सूबे की जो हालत खराब हो रही थी उसको रोका जा सकता था, लेकिन गवर्नर ये चाहते थे कि सूबे की जो पॉलिटिकल पावर है, सूबे की जो सरकार है, वो किसी तरह से मुस्लिम लीग के हवाले की जाए, जो उस वक्त कांग्रेस और खुदाई खिदमतगारों की थी। मुस्लिम लीग के लोग बेगुनाह मर्दों, औरतों और बच्चों के कत्ल करने में लगे हुए थे। उस बयान में खान साहब ने कहा कि अगर गवर्नर चाहें तो 2 दिन में सारी लाकानूनी खत्म हो सकती है, पर यह हो कैसे जब गवर्नर खुद लीग की उस वायलेंट और फिरका प्रस्त लहर की रहनुमाई कर रहे थे। गवर्नर बहुत इल्जाम लगे और काफी समय से लग रहे थे। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा जरूरी टॉपिक है, उस पर भी कभी फिर बात करूंगा। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को वो बयान गलत भी नहीं था। सूबा सरहद में ब्रिटिश गवर्नर, अंग्रेज परस्त अफसरशाही और मुस्लिम लीग ये मिलकर अपने साझा मिशन के लिए काम कर रहे थे और उनका मिशन था कि खुदाई खिदमतगार मूवमेंट और उनकी मिनिस्ट्री का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना। इस मिशन में सूबा सरहद के हिंदुओं और सिखों की कुर्बानी दी जा रही थी, उनकी बलि चढ़ाई जा रही थी। उनके कत्ल करना, उनको अगवा करना, आगजनी करना, लूट मार करना, ये सब मुस्लिम लीग को सही लग रहा था। खुदाई खिदमतगारों और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गवर्नर सर उल्फ कैरो की हो रही इस तीखी क्रिटिसिज्म के चलते उन्हें गवर्नर के ओहदे से हटा दिया गया। 19 जून 1947 को जनरल सर रॉब मैग्रेगर रॉक हार्ट इनको सूबा सरहद का एक्टिंग गवर्नर बनाया गया, टेम्परेरी गवर्नर।
हिंदुओं और सिखों के खिलाफ मुस्लिम लीग की इस पागल हिंसा को रोकने के लिए खुदाई खिदमतगार मिनिस्ट्री के उठाए कदम ईमानदारी वाले थे, लेकिन बहुत कम पुलिस फोर्स थी उनके पास और अंग्रेज प्रस्त अफसरशाही के ढीले रवैये के आगे खुदाई खिदमतगार मिनिस्ट्री कुछ हद तक बेबस हो गई थी। पुलिस नफरे की कमी के चलते खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के कारकुनों ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। सबसे पहले पेशावर में वर्दीधारी खुदाई खिदमतगार मुसलमान शहर की सड़कों और गलियों में परेड करते हुए निकले। उनके हाथों में लाठियां थीं और खेती के औजार थे, एग्रीकल्चरल टूल्स। खुदाई खिदमतगारों के उस परेड से हिंदुओं और सिखों में जो खौफ फैला हुआ था, जो डर फैला हुआ था, वो कुछ कम हुआ। कई दिनों तक अपने घरों में बंद रहने के बाद खुदाई खिदमतगारों की परेड के चलते वो अपने घरों से बाहर निकल पाए। सूबा सरहद में जगह जगह कत्ल, औरतों और बच्चों को अगवा और आगजनी करते हथियारबंद गुंडों ने नॉन वायलेंस के वो सिपाही आम खुदाई खिदमतगारों को ऐसा मजबूर कर दिया कि वो गुंडों का आमने सामने मुकाबला करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। पेशावर की गलियों ने खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के उन खुदाई खिदमतगारों को अपने हाथों में घरेलू और खेती के औजार लिए हुए, एग्रीकल्चरल टूल्स लिए हुए, जगह जगह हिंदुओं और सिखों की हिफाजत के लिए मैदान में निकलते देखा। ये बात नोट करने वाली है कि सरकार अंग्रेजी के खिलाफ लंबी जद्दोजहद में खुदाई खिदमतगारों ने लाठियां नहीं उठाई, लेकिन जब हिंदुओं और सिखों के खिलाफ फसाद हुए तो वही खुदाई खिदमतगार अपनी लाल वर्दी पहन लाठियां वगैरह उठाकर हिंदुओं और सिखों की हिफाजत के लिए गलियों में निकल पड़े थे। उन सभी खिदमतगारों को सलाम है। उनके वारिस अभी जहां कहीं भी हों, उनको सलाम है। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट का मैंने डिटेल्स में अपनी कुछ वीडियोस में जिक्र किया है। भारत में पब्लिश हुई एक छोटी सी किताब में भी मैंने उनके बारे में एक आर्टिकल लिखा। पाकिस्तान मूवमेंट में सूबा सरहद में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ वायलेंस वेस्ट पंजाब वगैरह से बहुत ही कम होने का क्रेडिट सबसे ज़्यादा डॉक्टर खान साहब की रहनुमाई वाली सूबा सरहद की खुदाई खिदमतगार मिनिस्ट्री और सड़कों पर उतरे आम खुदाई खिदमतगारों को दिया जाना चाहिए। कई मुस्लिम ट्रक ड्राइवर्स ने सिखों और हिंदुओं को अपने ट्रकों में छुपाकर रेफ्यूजी कैंपों तक पहुंचाया था। उन सबको सलाम, उनके वारिसों को सलाम। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। अफरीदी जिरगा जैसी ट्रेडिशनल कबायली पंचायतें हैं, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। अफरीदी एक बहुत मशहूर पख्तून मुस्लिम कबीला है। पख्तूनों को हम यहाँ पठान भी कहते हैं। जिरगा एक कबायली पंचायत होती है। अफरीदियों की जिरगा ने उस मुश्किल दौर में हिंदुओं और सिखों की पूरी हिफाजत की। यहाँ तक कि अफरीदियों ने हिंदुओं और सिखों को अपनी तरफ से असलहा और बंदूकें वगैरह देकर, हथियार देकर उनको हौसला दिया कि आप खुद भी अपनी हिफाजत कर सकते हैं। कबायली इलाकों से कुछ हिंदू और सिख इंडिया जाने की बजाय सरहद पार करके अफगानिस्तान चले गए, जो उनको नज़दीक पड़ता था। कुछ खानदान अपने पुश्तैनी घरों में ही रहे और पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान के शहरी बनकर, पाकिस्तान के सिटीजन बनकर वहीं रहते रहे। सूबा सरहद को अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अभी भी
कई हिंदू और सिख खानदान रहते हैं। कई खानदान माइग्रेट करके पेशावर में भी रहने लगे हैं। पंजाब में श्री ननकाना साहिब को डेवलप करने के लिए जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काम किया तो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ सिखों को ननकाना साहिब में भी उन्होंने बसाया। हज़ारा डिवीज़न में भी थोड़े से हिंदू और सिख रहते हैं। कोहाट में वाल्मीकि समाज के काफ़ी घर हैं, उनका वहाँ पे मंदिर भी है और लगभग रोज़ाना वहाँ पे वो वाल्मीकि समाज के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। 8 दिसंबर 1946 से लेकर अगस्त 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना साहिब द्वारा बर्खास्त किए जाने तक सूबा सरहद की खुदाई खिदमतगार कांग्रेस मिनिस्ट्री ने वायलेंस का शिकार बनाए जा रहे हिंदुओं और सिखों को पुलिस थानों में, रिफ्यूजी कैंपों में और दूसरी महफूज जगहों तक पहुंचाने के लिए, दूसरी सिक्योर जगहों तक पहुंचाने के लिए बहुत काबिल तारीफ काम किया।